हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम सेकंड वीडियो इन द InShorts क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर हम एक InShorts क्लोन बना रहे हैं यूजिंग मंस्टैक, जहाँ पर हम यूज करें React.js, Material.js, Express.js, Node.js एंड MongoDB का। तो अब तक हम यहाँ पे इतना काम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने ये फ्रंट एंड की हेल्प से, जहाँ पर हमने React.js Material UI की हेल्प से फ्रंट एंड बनाया है, जो कि काफी सिमिलर है जहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल InShorts क्लोन है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे आप न्यूज देख रहे हो ना, ये न्यूज मेरे को उठानी है। तो इस न्यूज़ के लिए मेरे को सबसे पहले बैकएंड को यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। बैकएंड के साथ मेरे को यहाँ पे MongoDB को सेटअप करना पड़ेगा। MongoDB में सभी ऑब्जेक्ट्स अपने डालने पड़ेंगे न्यूज़ के। और फिर जब मैं फ्रंट एंड से यहाँ पे हिट मारूंगा, तो जो हिट है वो बैकएंड के थ्रू MongoDB में जानी चाहिए और MongoDB से वो डेटा उठा के लाएगा, जो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने बैकएंड को सेटअप करना है। बैकएंड को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे वापस अपने VS कोड में जाना है। इसको यहाँ पे ये वाला जो बटन है ना, इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा। एंड फिर आपको यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, जो कि होगा सर्वर के नाम से। सर्वर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है, जो कि होगी index.js के नाम से। ये index.js हमारी यहाँ पे मेन फाइल होगी। ये index.js हमारी यहाँ पे मेन फाइल होगी, जिसकी हेल्प से हम अपने बैकएंड का सारा काम करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे कुछ जो मेरे पैकेजेस हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल कराना है। तो पैकेजेस को इंस्टॉल कराने के लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे चाहिए होगी package.json। क्योंकि package.json जब मेरे पास होगी, तो package.json के टॉप पे मैं फिर अपने पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करा सकता हूँ। बट मेरे पास तो अब यहाँ पे package.json ही नहीं है। तो package.json को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्वर फोल्डर है उसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है npm init। npm init क्या करता है, ये आपको एक empty packet और json देता है। ये आपसे कुछ पूछेगा, जैसे इसने यहाँ पे पैकेज नेम पूछा है। पैकेज नेम मेरा सर्वर के नाम से है, बिल्कुल ठीक है। वर्जन मेरा 1.0.0। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे आपका बैकएंड यहाँ पे क्या कर रहा है, किस पर्पस के लिए आप यहाँ पे बैकएंड बना रहे हो, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे तो चलेगा, आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। एंट्री पॉइंट जो है मेरी, वो इंडेक्स और जेएस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा यहाँ पे मेन फाइल है वो इंडेक्स और जेएस है। जो मेरा यहाँ पे सबसे पहले कोड जहाँ पर आएगा, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन जो मेरा स्टार्ट होगा, वो इंडेक्स और जेएस से स्टार्ट होगा। टेस्ट कमांड, आप अगर अपने बैकएंड के कोड को टेस्ट करना चाहते हो, जैसे हम फ्रंट एंड में रिएक्ट को टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्ट केसेस उसके, ऐसे आप बैकएंड को भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो अपनी कोई टेस्ट कमांड अगर आप डालना चाहो। गिट रेपोजिटरी है। फिर उसके बाद गिट रेपोजिटरी में अगर आपने कोई गिट रेपोजिटरी बनाई है, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ये यहाँ पे मांग रहा है। आप नहीं भी कुछ भरना चाहते तो आप इस सबको एम्प्टी छोड़ सकते हो। ऑथर में आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो। लाइसेंस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ISC है, हमें यही रखना है। फिर यहाँ पे इसने आपको ये दिया है, यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये आपका पैकेट.json का स्ट्रक्चर है, क्या ये ठीक है? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आप देखो, इसने मेरे को यहाँ पे पैकेट.json दी है। ये बिल्कुल एम्प्टी पैकेट.json है। इसका फायदा ये है, अब इसके टॉप पे मैं यहाँ पे पैकेजेस को इंस्टॉल करा सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है npm install express। ठीक है। npm install express मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एंड आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नाम से एक ऑब्जेक्ट आएगा, की वैल्यू ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर एक्सप्रेस आएगी। आप यहाँ पे देखो, डिपेंडेंसीज के नाम से ये आया है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेस आई है। एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे, तो पैकेज log.json और नोड मॉड्यूल्स भी मेरे पास आ चुके हैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते ही। बढ़िया। तो एक्सप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में जाना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस को यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। आई होप अगर अब तक आपने नोड जेएस में, एक्सप्रेस जेएस में काम किया है, तो आप यहाँ पे किसी भी पैकेज को इस तरह से इंपोर्ट करते होंगे। बट अब यहाँ पे क्या हुआ है कि लेटेस्ट ES6 के फीचर्स आ चुके हैं Node.js में। अगर आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, तो उसमें जो ES6 के फीचर्स हैं वो आ चुके हैं। तो अब आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे जो ES6 के फीचर्स हैं, जो कि है सीधा इंपोर्ट स्टेटमेंट का, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। बट यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो Node.js है वो इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पे ES6 के कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है टाइप, और यहाँ पे आपको डालना पड़ता है मॉड्यूल। तो टाइप मॉड्यूल लिखते ही वो यहाँ पे जो आपकी इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसको उठा लेगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो एक्सप्रेस है उसको इनिशियलाइज भी करना है। तो उसको ऐप के अंदर में यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ऐप के नाम से, और आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। अब मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। ठीक है। सर्वर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना होता है, जो कि होता है लिसन फंक्शन। लिसन फंक्शन जो होता है वो दो आर्गुमेंट लेता है।
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पोर्ट नंबर होता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को कौन से पोर्ट पे चलाना है। तो मैं यहाँ पे सपोज पोर्ट नंबर डाल रहा हूँ 8000 कि मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को 8000 पोर्ट पे चलाना चाहता हूँ, और आपको यहाँ पे पोर्ट को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। अगर जैसे ही आपका सर्वर रन हो उसी टाइम अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कर सकते हो। मेरे को ऐसा कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना, वो मैं सब अलग से कर लूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे console.log डाल सकते हो कि जो मेरे को बता दे कि आपका सर्वर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे देखा मैंने सर्वर स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली ऑन पोर्ट, और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है उसको मैं यहाँ पे कनकैट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैकटिक का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे लिया है। परफेक्ट। तो ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा तो ये वाला जो यहाँ पे कंसोल है ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सर्वर के स्टार्ट होते ही। परफेक्ट। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे नोड का यूज कर सकते हैं, नोड कमांड का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नोड कमांड और फाइल नेम नोड इंडेक्स और जेएस हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं वो कमांड ना लिखूँ, ठीक है। जैसे हमने, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर दिखाऊँ, क्लाइंट फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे पैकेट और जेसन मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो हमने यहाँ पे npm start लिखा था। उसने भले ही उसने रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को रन किया हो, बट हमने रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को डायरेक्टली पेस्ट नहीं किया। हमें पता है कि npm start लिखने से वो इंटरनली रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को ही रन करेगा। तो हमने रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को डायरेक्टली वहां पे पेस्ट करके रन नहीं किया, हमने npm start लिखा है। मैं ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नोड इंडेक्स और जेएस ना लिखूं, यहाँ पे मैं कुछ स्टार्ट के नाम से कमांड हो मैं यहाँ पे वो लिखूं। बट मैं पैकेट और जेसन के अंदर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट के नाम से कोई कमांड ही नहीं है। अगर कमांड नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हो। मैंने यहाँ पे सपोज स्टार्ट के नाम से मैंने यहाँ पे कमांड बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा नोड इंडेक्स और जेएस, ठीक है। नोड यहाँ पे आपके नोड के सर्वर को चलाता है, एक्सप्रेस का वो सर्वर है बट वो चलता नोड की हेल्प से ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइल नेम जो कि हमारी यहाँ पे मेन फाइल है हमने यहाँ पे उसका नाम दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm start, तो आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे चलाएगा इंटरनली नोड इंडेक्स और जेएस को। ये क्या बोल रहे हैं, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट, अरे सेव नहीं किया क्या, ओह सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया इस फाइल को। npm start मैंने लिखा, अब आप देखोगे इंटरनली यहाँ पे नोड इंडेक्स और जेएस को चलाएगा। आप यहाँ पे देखो इसने चलाया नोड इंडेक्स और जेएस को, एंड ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सर्वर इज स्टार्टेड सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड आना चाहिए या फिर सर्वर इज रनिंग आना चाहिए, सर्वर इज रनिंग कर देते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे किया सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है मैंने यहाँ पे स्टार्टेड को रनिंग लिखा बट यहाँ पे इसने कुछ किया नहीं, ठीक है। सर्वर मेरा जुका तो है, इसने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है कि जो सर्वर है आपका उसको यहाँ पे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप कुछ भी चेंज करते हो बैकएंड में, अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको मैनुअली, तब जाके यहाँ पे आपके जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। इससे बचने का एक तरीका भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हो npm install nodemon। नोडमोन क्या करता है, नोडमोन आपके चेंजेस को डिटेक्ट करता है आपके कोड में, एंड जैसे आप कंट्रोल+S दबाते हो, जैसे आप उस फाइल को सेव करते हो, तो नोडमोन आपके सर्वर को खुद से रीस्टार्ट मार देगा। तो यहाँ पे जो अभी मैंने किया है कंट्रोल+C मार के मैंने फिर से npm start लिखा, आपको यहाँ पे जो सर्वर है उसको मैन्युअली रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये काम नोडमोन खुद से कर देगा। तो नोडमोन यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर जाना है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड से नोड का सर्वर नहीं चलाऊंगा, मैं यहाँ पे चलाऊंगा नोडमोन का सर्वर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नोड को नोडमोन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है npm start। तो अब आप देखोगे तो ये नोड का सर्वर नहीं चलाएगा, अभी चलाएगा यहाँ पे नोडमोन का सर्वर, बिल्कुल सही है। इसका फायदा ये है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सेव करते ही ये यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको अपने आप रीस्टार्ट मार दिया एंड जो चेंजेस हैं वो भी यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो मेरा जो यहाँ पे सर्वर है नोड जेएस का, एक्सप्रेस जेएस का, वो चल रहा है पोर्ट 8000 पे। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके देखो, मैंने यहाँ पे सपोज लिखा लोकल होस्ट एंड 8000, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है कैन नॉट गेट। कैन नॉट गेट का मतलब ये है कि आपका जो सर्वर है वो सक्सेसफुल चल रहा है इस पोर्ट के ऊपर। कैन नॉट गेट इसलिए आया क्योंकि कोई एपीआई मैच नहीं हुई। आपको अगर मैं कंसोल पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे एरर आएगा जो कि है 404। 404 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 पे कोई एपीआई नहीं है, ठीक है। कोई एपीआई नहीं है, कोई यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे इसने मेरे को दिया है 404। बट यहाँ पे ये बताता है मेरे को, देखो यहाँ पे इसने दिया
कैन नॉट गेट और लोकल होस्ट 8000। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज ये सक्सेसफुली बताती है कि आपका जो नोड का सर्वर है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर आपके नोड का सर्वर ना चल रहा होता तो जो एरर आती है वो कुछ और आती है। आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो 9000 पोर्ट पे मेरा कोई ना मेरा रिएक्ट का सर्वर है, ना मेरा नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का किसी का सर्वर नहीं चल रहा है यहाँ पे पोर्ट 9000 पे। तो जो एरर है इस टाइम वो डिफरेंट है। एरर है दिस साइट कांट बी रीच्ड, बट यहाँ पे जो एरर है वो एक प्रॉपर एरर है, कैन नॉट गेट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को मोंगोडीबी को सेटअप करना है। तो मोंगोडीबी को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है cloud.mongodb.com एंड ये आपसे यहाँ पे लॉगिन पूछेगा या साइन अप पूछेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन किया एंड बिल्कुल सही है, ठीक है। मोंगोडीबी को सेटअप कर लेते हैं पहले, कोड में जाने से पहले, क्योंकि मोंगोडीबी में थोड़ा सा टाइम लगता है यार। मोंगोडीबी मोंगोडीबी का जो क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस को क्लस्टर बोला जाता है। तो मोंगोडीबी के क्लस्टर को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। परफेक्ट, तो ये तो खुल गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे बिल्ड डेटाबेस पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको जो फ्री वाला है उस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर इज लाइक का डेटाबेस, तो आपको यहाँ पे एक डेटाबेस की तरह बनाना है। अब यहाँ पे हमने फ्री वाला ये सिलेक्ट किया है। फ्री वाले में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। आप कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज करना चाहते हो, तो AWS यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्वर यहाँ पे चूज कर सकते हो मुंबई, आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रैम है और जो स्टोरेज है वो सब है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। क्लस्टर नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ क्लस्टर 0 आप यहाँ पे डाल सकते हो सपोज क्लोन इन शॉर्ट्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट क्लस्टर पे। क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे जो क्लस्टर है उसको क्रिएट करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। बट उससे पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। 2 इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो होगा आपका डेटाबेस एक्सेस, कि कौन सा यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये आपसे वो पूछेगा। तो आपको यहाँ पे एक यूजर को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यूजर नेम में डाल रहा हूँ सपोज यूजर के नाम से, एंड पासवर्ड में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये हम डालते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमें कोड में डालना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे यूजर को एक यूजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे वही वाला यूजर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ यूजर नेम पासवर्ड के साथ, और ये यहाँ पे नीचे जो है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको कहाँ से अपने जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेस करना है, लोकल इन्वायरमेंट से, क्लाउड इन्वायरमेंट से। मेरे को यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट से एक्सेस करना है। अगर आपको लोकल इन्वायरमेंट से एक्सेस करना है तो आपको अपना जो नेटवर्क आईपी एड्रेस है आपको यहाँ पे वो डालना होता है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, एड माई करंट आईपी एड्रेस पे, एंड ये यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस उठा लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिनिश क्लोज पे एंड गो टू डेटाबेसेस। अब ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है, जो आपका क्लस्टर है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे जो क्लस्टर है उसको बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इसको बनने में लगते हैं 3 से 4 मिनट इसको बनने में लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये तो ठीक है। वापस आते हैं अपने कोड में, जो अपना सारा बाकी का काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अब मेरे को जो डेटाबेस कनेक्शन है उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है, ठीक है, बट यहाँ पे उस डेटाबेस को मेरे को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक फाइल बनानी है। फाइल में फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाना है तो वो डेटाबेस के नाम से, और डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी db.js के नाम से। db.js के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कौन कनेक्शन के नाम से यहाँ पे ये वाला फंक्शन बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी होती है, क्योंकि जो आपका डेटाबेस है मोंगोडीबी वो आपके कोड में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वो बाहर चल रहा है, वो क्लाउड पे है। तो अगर सपोज क्लाउड डाउन हुआ या कोई भी सपोज इशू है, 70 इशू होते हैं, तो वहां पे कोई एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको उस एक्सेप्शन को कैच करना पड़ता है ताकि आपको पता लग जाए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लगाया, भर दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा console.log, एंड यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एरर वाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस। और क्या एरर है आपको यहाँ पे वो भी प्रिंट करानी है, ताकि आपको एक पता लग जाए कि यहाँ पे जो डेटाबेस है वो कनेक्ट नहीं हुआ, उसके साथ कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्रेस की हेल्प से आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत होती है, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए 2 लाइब्रेरीज़ हैं, जो मेजरली यूज़ होती हैं, वैसे तो और भी होंगी, बट 2 जो मेजरली यूज़ होती हैं, उनमें से एक लाइब्रेरी है मोंगोडीबी एंड और जो दूसरी लाइब्रेरी है मोंगूज़, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मोंगूज़ का। आपको यहाँ पे एक काम करना है, टर्मिनल एक नया खोलना है और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सर्वर फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अरे! ये मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे सर्वर फ़ोल्डर के अंदर आया मैं और यहाँ पे आपको लिखना है npm install mongoose। आपको यहाँ पे जो mongoose लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। mongoose की हेल्प से हम यहाँ पे अपने mongodb के साथ कनेक्शन में बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे mongoose यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है एंड ये यहाँ पे इंस्टॉल हो भी चुका है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट करना है। mongoose के अंदर एक फंक्शन होता है, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो mongoose को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा? जो हमने अभी इंस्टॉल किया है mongoose से आएगा। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है? फंक्शन होता है mongoose का एक फंक्शन है जो कि कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका यूआरएल। यूआरएल होता है आपका मोंगोडीबी का यूआरएल, जो कि अब तक मेरे को मिला नहीं है, क्योंकि मेरा डेटाबेस अब तक बना नहीं है, ठीक है? तो उसको अभी बाद में देखेंगे। तो मैंने सपोज अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि है यहाँ पे यूआरएल के नाम से, और यहाँ पे मैंने एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इस यूआरएल को पास किया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ चीजों को डिफाइन करना होता है कि आप कैसे चाहते हो कि आपका जो मोंगोडीबी है वो कैसे बिहेव करे। बिहेव करने से मेरा मतलब है कि वो क्या क्या यूज करे, ठीक है? कौन से वो टूल्स यूज करे, आप ये सब यहाँ पे पास करते हो। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे पास करनी होती है। एक तो होता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है? यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी हम यहाँ पे पास करते हैं। ये सब कुछ होता है मोंगूस को हेल्प करने के लिए। बट मोंगूस का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ चुका है। मोंगूस का वर्जन 6 या 7 चल रहा है क्या? हाँ हाँ, 6 चल रहा है, ठीक है। तो mongoose वर्जन 5 तक हमें यहाँ पे कुछ चीजों को पास करना होता था, जैसे यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी हम यहाँ पे पास करते थे, यूज मॉनिटरिंग इंजन हम यहाँ पे पास करते थे, सर्वर डायरेक्टरी हम यहाँ, सर्वर डिस्कवरी हम यहाँ पे पास करते थे। बट अब इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन पास करना होता है जो कि होता है यूज न्यू यूआरएल पार्सर, ठीक है? और आपको करना होता है ट्रू। यहाँ पे क्या भसड़ है कि जो भी यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल होता है ना, उसको उसको mongoose को पार्स करना होता है। तो पार्स करने के लिए ना ये पुराना वाला जो पार्सर है उसका यूज करता था, लेकिन वो डेप्रिकेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे mongoose को ये बोल रहे हो कि भाई आपको पुराने वाले का यूज नहीं करना, आपको नए वाले का यूज करना है। बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपको यहाँ पे इतना लिखना है, इतने से हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि mongoose डॉट कनेक्ट फंक्शन जो है ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, ये एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंक्रोनस फंक्शन तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मोंगोडीबी आपका क्लाउड पे चल रहा है। तो ये जब कनेक्शन बनाने जाएगा वहां पे क्लाउड पे, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। तो ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, तो प्रॉमिस ये रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है? डॉट देन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब असिंक लिखा एंड बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतना काफी है। इसके बाद हमें यहाँ पे यूआरएल चाहिए। यूआरएल के लिए आपको वापस जाना है एंड आपका जो डेटाबेस है वो बन चुका है क्या? हाँ, आपका डेटाबेस यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट पे, ठीक है? कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट विद एप्लीकेशन पे क्लिक करना है एंड आपको मोंगो जो नोड जेएस का वर्जन है वो आपको सेलेक्ट करना है 2.2.12 वाला, और यहाँ पे ये आपका मोंगोडीबी का यूआरएल है। जो मैं आपको यहाँ पे यूआरएल दिखा रहा था ना, जो जो हम यहाँ पे पास करेंगे, वो आपका यूआरएल ये है। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो, वापस आना है एंड यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं, आपको यहाँ पे बैकटिक लगाने हैं। जो टैब के ऊपर बैकटिक होता है ना, आपको यहाँ पे वो लगाने हैं एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड आपने अगर देखो तो मैंने बनाए थे इसको क्रिएट करते हुए, तो वो आपको यहाँ पे पास करने हैं इस यूआरएल के अंदर, ठीक है? यूजर नेम मैंने यूजर डाला था, वो इसने यहाँ पे ऑलरेडी पास कर दिया। पासवर्ड मैंने डाला था कोड फॉर इंटरव्यू, तो आपको यहाँ पे लिखना है कोड फॉर इंटरव्यू। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कोड फॉर इंटरव्यू। परफेक्ट है। तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है यूजर नेम और पासवर्ड। एक चीज आपको यहाँ पे और दिखेगी जो कि होगा माई फर्स्ट डेटाबेस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट डेटाबेस, इसकी जगह आपको यहाँ पे ये लिखना है जो जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर्स क्लोन, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। आपका शायद लिखा होगा क्लस्टर 0,
ठीक है, आपका यहाँ पे शायद क्लस्टर 0 लिखा हुआ होगा, जो भी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसको मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बस इतना सा काम करना है। एंड इससे आपका जो मोंगोडीबी कनेक्शन है वो आपका यहाँ पे आके क्रिएट हो जाएगा। बट मेरे को कैसे पता चलेगा कि मोंगोडीबी के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल डालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा console.log और database connected and successfully, परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी मैंने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है कनेक्शन को। मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन फाइल है वो index.js है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो index.js है, तो आपको यहाँ से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट कनेक्शन, कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका डेटाबेस के अंदर से, और यहाँ पे एक फाइल है db.js। एक्सटेंशन लगानी जरूरी है, एक्सटेंशन नहीं लगाओगे नहीं चलेगा। सही है, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे इसको कॉल भी करना है, तो जहाँ पे आपका app.listen है, इसके जस्ट पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कनेक्शन को। बढ़िया, तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ये प्रिंट होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर पहला वाला मेरा ये प्रिंट हुआ है कि आपका सर्वर सक्सेसफुल चल रहा है, और फिर यहाँ पे सेकंड लॉग भी प्रिंट हुआ है जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो आपका जो डेटाबेस आपका वो यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। मेक श्योर कि ये वाला लॉग आपका प्रिंट होना चाहिए। अगर ये वाला लॉग प्रिंट नहीं होगा तो एक एरर प्रिंट होगी, अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्राई और कैच लगाया। ठीक है, अगर ये वाली लाइन आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, अगर आपका डेटाबेस बना है तो ये वाला लॉग प्रिंट होगा। बट अगर आपका डेटाबेस नहीं बना, इस लाइन में अगर एरर है, तो ये यहीं से ही ब्रेक हो जाएगा और सीधा एक कैच में आएगा, और उस केस में ये वाला लॉग प्रिंट करेगा। तो एक टाइम पे इन दोनों में से सिर्फ एक ही लॉग प्रिंट होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लॉग प्रिंट हुआ है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो डेटा है वो डेटाबेस में डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को न्यूज है, यहाँ पे जो मेरे को न्यूज है सारे मेरे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में डालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ऑब्जेक्ट्स चाहिए भी तो होंगे। जो डेटा मेरे को डेटाबेस में डालना है वो डेटा मेरे को चाहिए भी तो होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, सपोज कॉन्सेंस के नाम से। ठीक है, क्योंकि वो मेरा कॉन्स्टेंट डेटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के नाम से ये बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोर्ट data.js। परफेक्ट है। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये होगा हमारे यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेटा के नाम से यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टाइटल होगा, ऑथर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, यूआरएल होगा, ये इमेज का यूआरएल है, टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प में यहाँ पे टाइम है कि आपकी वो इमेज कब, आपकी जो न्यूज़ है वो कब लिखी गई है। यहाँ पे लिंक होगा, जो ओरिजिनल आर्टिकल है उसका लिंक है, और वो आर्टिकल कौन से पब्लिशर का है, तो यहाँ पे उसका भी नाम है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे इनका यूज करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ये आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, एंड उसके अंदर से आप ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा सकते हो। ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है पूरे को। परफेक्ट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी default.js के नाम से। ठीक है, सर्वर फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे सीधा ही फाइल बनाई default.js के नाम से। अब यहाँ पे यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है मेरे को, जो कि जो ये सारा डिफॉल्ट डेटा है जो मैंने अभी अभी कॉन्स्टेंट फोल्डर के अंदर डाला है, डेटा फाइल के अंदर, वो सारा डेटा मेरे को एकदम से मेरे को डेटाबेस में पुट कर देना है। जैसे मेरा सर्वर यहाँ पे रन होगा वैसे ही मेरे को वो डेटा सारा डेटाबेस में डालना है। परफेक्ट, तो उस केस मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ट्राई, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कैच, एंड यहाँ पे आ गया एरर। परफेक्ट, ठीक है, console.log, और यहाँ पे सपोज एरर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, और जो एक्चुअल जो एरर होता है ना, वो एरर के अंदर एक मैसेज एक की होती है, उसके अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट डलवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्राई और कैच क्यों लगाया, इसके एक्सेप्शन हैंडलिंग किस लिए की है, तो सेम वही कहानी है, कहानी बिल्कुल सेम है कि आपका जो मोंगोडीबी का सर्वर है वो चल रहा है क्लाउड पे। तो अगर सपोज क्लाउड अगर डाउन हुआ या कुछ भी इश्यूज हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लगाया, और ये तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेरी में हिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जब मैं क्वेरी मार रहा हूँ और डेटाबेस आपका क्लाउड पे चल रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो डेटा है मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया डेटा को, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे
कॉन्स्टेंट्स के अंदर से यहाँ पे एक फाइल है data.js। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा सारा कांस्टेंट डेटा है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, बट अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे को इसको वैलिडेट करना है। जो मेरा ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको मेरे को वैलिडेट करना है कि जो पीछे जो मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ डेटाबेस में, क्या वो वही वैल्यूज हैं जो एक्चुअल में मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। सपोज यहाँ पे मेरे पास टाइटल आया ही नहीं, मेरे को टाइटल चाहिए कंपलसरीली, बट टाइटल मेरे पास आया ही नहीं। ऑथर नहीं आया मेरे पास सपोज, और ऑथर सपोज मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए और पीछे से किसी ने ऑथर मेरे को ऑब्जेक्ट भेज दिया, एरे भेज दिया सपोज, ठीक है। मेरे को चाहिए स्ट्रिंग, बट पीछे से मेरे पास एरे आ रहा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये सब नहीं मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स को वैलिडेट करना पड़ेगा, जो जो फील्ड्स मेरे को चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस स्कीमा के हिसाब से मेरे को यहाँ पे अपना जो ये है इसको वैलिडेट करना पड़ेगा ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ न्यूज स्कीमा के नाम से, न्यूज स्कीमा के नाम से सपोज, या फिर मॉडल के नाम से बनाते हैं। मॉडल के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, ठीक है। और मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है, यहाँ आप लिख सकते हो न्यूज स्कीमा डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैंने स्कीमा बनाया, और यहाँ पे अब आपका जो स्कीमा है उसको आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है। वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मोंगूस का। मोंगूस हमें ये प्रिविलेज देता है कि आप यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे वैलिडेट भी कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, उसका हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड न्यूज स्कीमा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे न्यू मोंगूस, मोंगूस का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है स्कीमा। एंड स्कीमा फंक्शन के अंदर आप जो भी पास करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो यहाँ पे इसकी हेल्प से आप उस चीज को वैलिडेट कर सकते हो। जैसे पीछे से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया, और सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक टाइटल है। तो टाइटल में मैं क्या वैल्यूज चाहता हूँ, टाइटल में मैं टाइप इसका चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग आए। आप यहाँ पे देखो जो डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा, डेटा यहाँ पे जो की है वो टाइटल जो यहाँ पे की है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये जो फील्ड होनी चाहिए ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड, इसको किया ट्रू। अगर आपके पास टाइटल फील्ड इस केस में नहीं आएगी तो ये यहीं पे ही एरर थ्रो कर देगा, डेटाबेस में उसको इंसर्ट ही नहीं होने देगा, ठीक है। टाइप अगर स्ट्रिंग नहीं आया तो ये यहीं पे ही एरर थ्रो कर देगा, ये उसको डेटाबेस में इंसर्ट ही नहीं होने देगा। तो इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, क्योंकि बाकी फील्ड्स में मेरे को यहाँ पे सेम ही चाहिए। तो टाइटल के बाद मेरे को यहाँ पे ऑथर चाहिए, ऑथर भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए यूआरएल, यूआरएल भी बिल्कुल यहाँ पे सेम होना चाहिए। अरे ब्रो ये क्यों आता है, क्लोज कैसे होता है ये देखने में इश्यूज आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए आपका टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प भी बिल्कुल सेम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लिंक चाहिए, लिंक भी आपका यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिक्वायर्ड आपका यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट चीज है वो है यहाँ पे पब्लिशर, पब्लिशर भी मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग चाहिए और उसका रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज तो सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज भी कर सकते हो, सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा जावास्क्रिप्ट है ये बढ़िया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको लेके एक मॉडल बनाना है कि आपका स्कीमा वैलिडेट हो, बट कौन से कलेक्शन पे वैलिडेट होना चाहिए। अब जैसे अगर आप माइसिक्वल से फैमिलियर होंगे, आई होप आप माइसिक्वल से फैमिलियर होंगे, क्योंकि कॉलेजेस में हम माइसिक्वल पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि हम एक डेटाबेस के अंदर, माइसिक्वल तो डेटाबेस है ही, ठीक है। माइसिक्वल के अंदर जो हम डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं कलेक्शंस। यहाँ पे डेटाबेस को क्लस्टर बोला जाता है और जो टेबल्स हैं उनको कलेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरे को कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन हम बना सकते हैं मोंगूस की हेल्प से। मोंगूस के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है मॉडल के नाम से, और यहाँ पे आप अपने कलेक्शन का नाम डाल सकते हो कि किस नाम से आपको कलेक्शन बनानी है। मैं सपोज नाम डाल रहा हूँ न्यूज के नाम से, कि मेरे को यहाँ पे कलेक्शन बनानी है न्यूज के नाम से, मतलब टेबल बनानी है न्यूज के नाम से। और न्यूज जो कलेक्शन बनेगी मेरी यहाँ पे न्यूज जो टेबल बनेगी उसके ऊपर मेरे को यहाँ पे इस वाले स्कीमा को वैलिडेट करना है, उस वाले उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उस वाले कलेक्शन के ऊपर मेरे को स्कीमा से वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के जो न्यूज स्कीमा है उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बढ़िया। इसके बाद आप यहाँ पे इसको कहीं पे स्टोर करा सकते हो। मैंने यहाँ पे न्यूज के अंदर इसको स्टोर करा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो न्यूज को।
परफेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है जो आपका default.js है। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस आया। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है डेटा ऑब्जेक्ट, इसको मेरे को यहाँ पे वैलिडेट करना है। जो आपका यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट है इसको मेरे को यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए आप यहाँ पे जो स्कीमा है सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया न्यूज के नाम से। कहाँ से आएगा? ये आपका आएगा यहाँ पे जो आपका मॉडल है उसके अंदर से, और यहाँ पे एक फाइल है न्यूज स्कीमा डॉट जेएस। न्यूज स्कीमा क्यों लिखा है मैंने? ये न्यूज स्कीमा होना चाहिए था। चेंज करेंगे, कर लेते हैं यहाँ चेंज। अच्छा नहीं लग रहा, लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे इसको मैंने यस पे क्लिक किया, ये यहाँ पे अपने पास अपने आप यहाँ पे न्यूज कर देगा इसको। ठीक है, तो न्यूज जो न्यूज स्कीमा है मेरा उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जो न्यूज है उसके साथ मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि होगा इंसर्ट फंक्शन। अगर आपको डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेव फंक्शन का। सेव फंक्शन यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर देगा। एक और होता है हमारे पास जो कि होता है इंसर्ट वन। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट अगर मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंसर्ट मैनी का। ये मोंगोडीबी के फंक्शंस हैं जो हमें यहाँ पे मोंगोज देता है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये सब काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मैनी का यहाँ पे यूज किया। और किस चीज को मेरे को इंसर्ट करना है? मेरे को यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। तो न्यूज स्कीमा की हेल्प से मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया डेटा को। अब ये कौन से कलेक्शन में जाके स्टोर होगा? मैंने यहाँ पे न्यूज स्कीमा का यूज किया है, तो न्यूज स्कीमा के अंदर मैं यहाँ पे न्यूज कलेक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो ये सारा सामान मेरा न्यूज कलेक्शन के अंदर जाके स्टोर होगा। बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है तो मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न होगा और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा असिंक। परफेक्ट है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा मैंने, सपोज यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफॉल्ट डेटा। तो मैंने जो यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा है उसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद आप डेटा उसमें इंपोर्ट हुआ है नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक कंसोल लॉग डालना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरे को बता देगा कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा इंपोर्टेड एंड सक्सेसफुली। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पे डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली मैंने लिखा, बट ये लॉग अब यहाँ पे आप देखो प्रिंट नहीं हुआ। डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे अगर डेटा मेरा इंपोर्ट होता है तो ये वाला लॉग मेरा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था। वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट तो किया है, बट मेरे को यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा इंडेक्स और जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को सपोज इंपोर्ट करना पड़ेगा डिफॉल्ट डेटा को। कहाँ से आएगा? ये आपका आएगा यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर सेम फाइल है जो कि है default.js के नाम से। तो default.js के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, और डेटाबेस में कनेक्शन बनने के बाद जब आपका डेटाबेस में कनेक्शन बन जाएगा, आपका सर्वर भी क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो डिफॉल्ट डेटा को। ठीक है, डिफॉल्ट डेटा को मैंने यहाँ पे सपोज कॉल किया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लॉग्स आने चाहिए। आप यहाँ पे देखो तीनों लॉग्स मेरे पास आ चुके हैं। तो सर्वर वाला भी आ चुका है, डेटाबेस भी सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है, और डेटा जो इंपोर्ट है वो भी सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज कलेक्शंस पे। ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो आपके जो कलेक्शंस है आप यहाँ पे उनको देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कलेक्शंस के अंदर यहाँ पे कलेक्शन बनी है न्यूज के नाम से, और न्यूज के अंदर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, और सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा फिर से रीस्टार्ट होगा, एंड यहाँ पे इसने डेटा को फिर से इम्पोर्ट मार दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है। आपको अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, रिफ्रेश का बटन कहाँ गया? ये रहा। अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ ना, तो इस टाइम मेरे पास यहाँ पे 22 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स पहले, और आप यहाँ पे देखो 22 आएंगे। ठीक है, 120 ऑफ मैनी। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे और आएंगे। ये ये देखो टोटल यहाँ पे 22 डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, जितनी बार भी मैं उसको सेव करूंगा वहां पे उतनी बार यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब इस चीज को मेरे को रोकना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। डिफॉल्ट और जेएस में गया मैं। ये आप मत करना, मतलब ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर आपका डेटा भी डुप्लीकेट हो चुका है तो आप भी कर सकते हो इसको। डिलीट मैनी किया है यहाँ पे। डिलीट मैनी मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरे कलेक्शन को पहले खाली कर देगा। उसके बाद फिर ये इस वाले डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो आपको अगर मैं आप चला के दिखाऊंगा तो अब यहाँ पे सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊँ तो इस टाइम पे यहाँ पे आप देखो कलेक्शन में सिर्फ इस टाइम पे 11 डॉक्यूमेंट्स है। तो अब यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो आप इसको चलाने के बाद आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसकी डुप्लीकेसी रोकनी है।
कि जब भी मैं यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करूँ तो ये डुप्लीकेट यहाँ पे एंटर ना हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं न्यूज स्कीमा का। जो हमने यहाँ पे स्कीमा बनाया था, हम यहाँ पे एक फील्ड डाल सकते हैं जो कि होती है यूनिक फील्ड। अगर सपोज मैं यूआरएल की बात करूँ तो यूआरएल यहाँ पे हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दो बार एक न्यूज में एक ही यूआरएल तो यूज करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे एक फील्ड डाल सकते हैं जो कि होता है यूनिक, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ट्रू, कि जो मेरा यूआरएल है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे वैसे तो सभी फील्ड्स में यूनिक डाल सकते हो, बट एक में भी डाल दोगे ना तो भी हो जाएगा, मतलब वो एंटर होने नहीं देगा। तो इसको मैंने यहाँ से सेव किया, वापस आते हैं डिफॉल्ट को मैंने यहाँ से सेव किया। अब आप देखोगे तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करना है और यहाँ पे फिर से npm स्टार्ट लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे डेटाबेस पे एक एरर आएगी, कहाँ पे, console.log, बढ़िया। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो जब मैं अब इसको इंसर्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखो डुप्लीकेट की एरर है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन इंश्योर्स क्लोन न्यूज के, और यूआरएल की जो डुप्लीकेसी है वो इसने बता दी मेरे को कि आपका ये वाला जो यूआरएल है वो डुप्लीकेट है। तो अब ये क्या करेगा, इंसर्ट होने नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये आपको जैसे आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये एरर फेंक देगा। अब मैं कितनी बार भी अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, मैंने आप यहाँ पे देखो मैंने इसको सर्वर को मैंने 3-4 बार रिस्टार्ट मार दिया, बट ये हमेशा यहाँ पे एरर देगा। और ये एरर ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे कोड फट गया या सर्वर फट गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बस यहाँ पे आपने यहाँ पे ट्राई और कैच लगाया हुआ था, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको इस वाली क्वेरी को आपने रन करने की कोशिश की, ये वाली इस वाली क्वेरी ने यहाँ पे एरर दिया, तो ये सीधा यहाँ से ब्रेक होके सीधा आया यहाँ पे कैच स्टेटमेंट के अंदर, और इसने यहाँ पे इस वाले एरर को प्रिंट कर दिया। बस इतना सा काम हुआ है, ठीक है। बट ये जो आपने यहाँ पे एरर हैंडलिंग की हुई है ये बहुत जरूरी है, अगर ये ना होती तो आपका कोड फट जाता, ठीक है। मस्त है बिल्कुल। तो इस तरह से आप कुछ कहा यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे आऊँ तो फ्रंट एंड मैंने यहाँ पे यूआरएल में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, बट यूआरएल कौन सा यूआरएल है यहाँ पे, तो सर्वर जो मेरा बैकएंड चल रहा है वो चल रहा है मेरा लोकल होस्ट 8000 पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट 8000। ये मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे आया हूँ जहाँ पर हमने अपने सर्विस फोल्डर के अंदर एपीआई को कॉल किया था। तो यहाँ से अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना सारा डेटा यहाँ पे इस वाले कलेक्शन के अंदर डाल दिया। अब मेरे को इस एपीआई कॉल पे जो कलेक्शन में से सारा डेटा है, अब मेरे को यहाँ पे वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो एपीआई है उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस एपीआई को कॉल करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक एंड पॉइंट चाहिए। एंड पॉइंट आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे सपोज एक एंड पॉइंट डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यूज के नाम से मैंने एक एंड पॉइंट डाला कि जब मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 और न्यूज यहाँ पे कॉल होगा तो तब मेरा यहाँ पे राउट जो है वो कॉल होना चाहिए, और जो मेरा सारा डेटा उठा के लाएगा डेटाबेस में से। तो यहाँ पे मैंने राउट राउट बोला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राउट बोला है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट बनाते हैं। राउट बनाने के लिए आपको इसको मैंने सपोज सेव किया, और यहाँ पे आपको वापस आपको यहाँ पे बैकएंड में जाना है, और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई सपोज राउट्स के नाम से, ठीक है। फाइल नहीं बनानी, फोल्डर बनाना है, सॉरी। और यहाँ इसको तो क्लोज करते हैं। अरे ब्रो इसको क्लोज करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे भसड़ मची हुई है, क्लाइंट को मैंने क्लोज किया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने एक फोल्डर बनाया राउट्स के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे ये चाहिए कि जैसे ही मेरा यहाँ पे जो राउट है वो न्यूज के इक्वल हो, न्यूज के जैसे ही वो इक्वल हो, तो मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी को हिट मारना है जो डेटाबेस में से डेटा को उठा के लाएगा। दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है बोलने से समझ नहीं आएगा, दिखाना पड़ेगा मेरे को ये चीज। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एक राउट बनाना है। राउट आप बना सकते हो उसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, एक्सप्रेस की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अरे ब्रो ये क्या किया इसने, यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। अब एक्सप्रेस की हेल्प से आप यहाँ पे राउट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज राउट इज इक्वल्स टू, और एक्सप्रेस के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है राउटर के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस डॉट राउटर, बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पे एक राउट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा राउट कौन सी वो एपीआई है। अगर आप एपीआई देखो तो यहाँ पे जो एपीआई कॉल कर रहा हूँ मैं वो गेट एपीआई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है राउट डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंड पॉइंट है वो न्यूज के नाम से है, तो आपको यहाँ पे राउट के अंदर यहाँ पे पास करना है न्यूज, ठीक है। न्यूज यहाँ पे पास किया हमने। अब ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, वैसे तो ये तीन आर्ग्यूमेंट भी लेता है। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो मिडलवेयर होता है, बट हम यहाँ पे मिडलवेयर का कोई यूज नहीं कर रहे। तो आपको यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में ये कॉलबैक फंक्शन लेता है। कॉलबैक फंक्शन हमें ये बताता है कि
जब यहाँ पे ये वाला राउट मैच होगा तो इसको क्या करना है, ठीक है, जब यहाँ पे ये वाला राउट जब यहाँ पे मैच होगा तो इसको एक्चुअल में करना क्या है ये हमें वो बताता है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिख के प्रिंट करा है, तो जैसे यहाँ पे ये वाली एपीआई कॉल होगी तो ये यहाँ पे हेलो को प्रिंट करेगा आपको कंसोल पे। तो ये दिखाता हूँ करके कैसे कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज राउट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सपोज राउट लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मार दिया। अब आपको जाना है अपने इंडेक्स और जेएस के अंदर, यहाँ पे आपको राउटर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज राउट कहाँ से आएगा, जो हमने अभी अभी यहाँ पे एक फोल्डर बनाया राउट्स के नाम से, और राउट डॉट जेएस से आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको क्या काम करना है कि अब आपको यहाँ पे एक राउट बनाना है इस index.js के अंदर से, ठीक है, जो आपका इस राउट फाइल से राउट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा app.use, ठीक है, और जब आपका ये empty के इक्वल हो, अब यहाँ पे देखो दो तरह के राउट्स होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सपोज फेसबुक, यहाँ पे नहीं दिखाता, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ लोकल हाउस 8000 को, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ न्यूज़ को। तो जो मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल हाउस 8000 और न्यूज़, मैं इसको यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं मेरे पास यहाँ पे कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है। डिफॉल्ट राउट क्या होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ये है facebook.com के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सपोज एक डिफॉल्ट राउट होता, डिफॉल्ट राउट सपोज मेरे पास यहाँ पे सपोज यूजर के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट होता, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट्स होते। जैसे एंड पॉइंट आपने यहाँ पे प्रोफाइल हो सकता है, अगर आप प्रोफाइल पे जाते हो, मैसेज हो सकता है अगर आप मैसेज पे जाते हो, ग्रुप्स हो सकते हैं अगर आप ग्रुप में जाते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो आपका एंड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे आपका, ये तो आपका एंड पॉइंट है एंड ये आपका यहाँ पे डिफॉल्ट राउट है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा राउट में। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में जाओ तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ा है। अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट राउट होता तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते थे, बेहिचक आप यहाँ पे इसको लिख सकते थे। बट यहाँ पे मेरे पास कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है राउट, बस, ठीक है। अगर आप इतना लिख दोगे तो वो वहां पे उस वाले राउट को कॉल मार देगा। एक सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं तो वापस आया मैं यहाँ पे, और मैंने सपोज यहाँ पे नेटवर्क टैब खोल देते हैं इसकी, बढ़िया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एक एपीआई कॉल जानी चाहिए। आप यहाँ पे देखो ये न्यूज के नाम से एक एपीआई कॉल गई है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हेलो भी प्रिंट हुआ है। ये चीज मैं आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैं फ्लो समझाता हूँ कि फ्लो में यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मैं आर्टिकल्स में आया, आर्टिकल्स में मैंने यहाँ पे इस वाले पेज को रीलोड किया, ठीक है। इस वाले पेज को लोड करते ही मेरा यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हुआ। यूज इफेक्ट ने यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल किया डेली न्यूज, एंड डेली न्यूज के अंदर मैं यहाँ पे अपनी एपीआई को कॉल कर रहा हूँ जो कि है गेट न्यूज। गेट न्यूज एपीआई मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, एंड गेट न्यूज एपीआई की हेल्प से मैंने यहाँ पे बैकएंड की एक एपीआई को कॉल किया। बैकएंड की मैंने एक एपीआई को कॉल किया जो चल रही है यहाँ पे 8000 सर्वर पे, और जो जिसका एंड पॉइंट है यहाँ पे न्यूज के नाम से। तो बैकएंड की एपीआई कॉल होती है, यहाँ पे जाएगा इंडेक्स और जेएस में, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम राउट्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूज राउट यहाँ पे कॉल हुआ है, वो राउट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे सीधा जाएगा राउट्स के अंदर। एंड यहाँ पे देखिएगा कि कौन से राउट से यहाँ पे मैच हुआ है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही राउट है, बट यहाँ पे मल्टीपल राउट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेगा कौन से राउट से मैच हुआ है, ये देखेगा कि यहाँ पे गेट एपीआई कॉल हुई है जिसका यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो न्यूज है। तो ये यहाँ पे इस वाले कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देगा। एंड कॉल बैक फंक्शन कॉल होते ही मैंने यहाँ पे console.log पे यहाँ पे हेलो को प्रिंट करवाया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे हेलो दिखा है। तो ये कहानी है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ये पूरा फ्लो है, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे फ्लो चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे आपने क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने सपोज अपने कोड को यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। मैंने यहाँ पे फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दिया राउट के नाम से, बट यहाँ पे मैंने एक जो कॉल बैक फंक्शन है उसको भी घुसा दिया। तो ऐसा हम जनरली करते नहीं है, तो इसको यहाँ से मेरे को कट करना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन मैं अपने अलग फाइल में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। कंट्रोलर के नाम से मैंने सपोज यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी न्यूज कंट्रोलर के नाम से, न्यूज कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट न्यूज, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
एक्सपोर्ट कॉन्स गेट न्यूज मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि अब आप यहाँ पे जो आपका गेट न्यूज फंक्शन है उसको आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। तो गेट न्यूज फंक्शन मैंने सपोज यहाँ पे कॉल किया और अब आप यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में गेट न्यूज यहाँ पे कॉल पास कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द गेट कॉल पे फंक्शन हेयर, आप इसको एक अलग फाइल में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी एपीआई है, यहाँ पे आप अपने सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे करना है वो आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे एज एन एपीआई की तरह काम करेगा, यहाँ पे एक एपीआई की तरह काम करेगा। तो जो भी हमारी एपीआई होती है उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक तो होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट होता है कि जब भी आप एक एपीआई को हिट करते हो तो वो आपका आता है रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, फ्रंट एंड से आपने कोई भी एक एपीआई को हिट किया तो यहाँ पे जो एपीआई की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, बॉडी आएगी, हेडर्स आएगी, वो सब इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। और जब भी आप एक रिस्पॉन्स भेजते हो बैकएंड से, हम जब भी कोई रिस्पॉन्स भेजते हैं तो वो इसके अंदर भेजते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे को जो न्यूज वाला मेरा वो है, ठीक है, कलेक्शन है, उसके अंदर मेरे को यहाँ पे हिट मारनी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो न्यूज मेरा स्कीमा है उसको मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, मॉडल के अंदर से आएगा, और यहाँ पे है न्यूज स्कीमा डॉट जेएस के नाम से, तो ये इसके अंदर से आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूज कंट्रोलर के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाई जो कि जेएस एक्सटेंशन है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है, गेट न्यूज के अंदर में यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैश लगाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ। मैं ट्राई और कैश लगानी यहाँ पे कितना जरूरी है, कितना कंपलसरी है। कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखते, ये भी अभी बताता हूँ यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो मेरे को सारा उठा के लाना है। तो आपको यहाँ पे न्यूज की हेल्प से आप यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे कॉल कर सकते हो जो कि है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन के अंदर फाइंड फंक्शन एक ऑब्जेक्ट लेता है। आप यहाँ आप अगर कोई कंडीशनली अगर कोई डॉक्यूमेंट आप उठाना चाहते हो मोंगोडीबी से, तो आप वाली कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे सपोज मैं एक पर्टिकुलर टाइटल से मैं उठाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख के जो उसका टाइटल है, आप यहाँ पे सपोज न्यूज या कोई भी आपका टाइटल है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप सपोज इसको यहाँ से एम्प्टी छोड़ते हो, मैंने यहाँ पे जो न्यूज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया, तो यहाँ पे अब मैं कोई कंडीशन पास नहीं कर रहा हूँ। तो ये अब इस केस में यहाँ पे सारा डेटा उठा के लाएगा मोंगोडीबी में से। ठीक है, एंड एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट चलते हैं असिंक फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। एंड ये मेरा डेटा निकाल के लाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सपोज एक डेटा वेरिएबल में स्टोर करा है। अब मेरे को इसको वापस भेजना है फ्रंट एंड पे। तो वापस भेजने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर फ्रंट एंड से मेरे पास कुछ आता है बैक एंड में तो वो आता है रिक्वेस्ट के अंदर। अगर मैं बैक एंड से फ्रंट एंड पे कुछ भेजता हूँ तो मेरे को उसको भेजना पड़ता है रिस्पॉन्स के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सपोज इसका 200 एंड डॉट जेसन। जेसन के अंदर आप ये डेटा भेज सकते हो सारा। ठीक है, बट अगर कोई एरर आती है तो उस केस में मेरे को फ्रंट एंड पे एरर भेजना है, तो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड यहाँ पे मैंने भेजा सपोज 500 डॉट जेसन। और आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज मैसेज और यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, डेटा डॉट मैसेज परफेक्ट है। तो आप यहाँ पे इस तरह का कुछ कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, बिल्कुल मस्त चलेगा, एकदम मक्खन। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये आया है। ठीक है, ये यहाँ पे बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एरर है, जो एरर है वो कोर्स का इशू है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोर्स का इशू आता है ब्राउजर में, आपने भी बहुत बार फेस किया होगा अगर आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम कर रहे हैं। कोर्स क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का ये एक एरर होता है। ठीक है, एरर आता क्यों है, ये एरर ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो फ्रंट एंड चल रहा है वो चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, और जो मेरा बैक एंड चल रहा है वो चल रहा है लोकल होस्ट 8000 पे। तो दो डिफरेंट सर्वर्स हैं। ठीक है, दो डिफरेंट सर्वर्स हैं। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अलाउ ही नहीं करता कि आप डेटा को शेयर कर पाओ दो डिफरेंट पोर्ट्स पे, दो डिफरेंट सर्वर्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है, उस केस में कोर्स का इशू देता है। तो आपको जब भी एक कोर्स का इशू आता है तो 99% ऑफ द टाइम ये बैकएंड से सॉल्व होता है। बैकएंड से आपको कोर्स को अनेबल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है बैकएंड को कि मेरे को डेटा चाहिए। अब वो बैकएंड के हाथ में है कि वो आपको डेटा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो बैकएंड अगर डेटा देगा या नहीं देगा वो बैकएंड के हाथ में है। तो अगर बैकएंड आपको अलाउ करता है तो आपको डेटा मिलेगा, अगर बैकएंड अलाउ नहीं करता तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो उस केस में बिल्कुल सेम यहाँ पे जो कोर्स का इशू है बैकएंड से रिजॉल्व होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना है जो कि है यहाँ पे कोर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल कोर्स। ठीक है,
ये पैकेज को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना होता है। पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे वापस जाना है और आपको यहाँ पे कोर्स को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कोर्स को सपोज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा कोर्स के अंदर से, और आपको यहाँ पे इसको यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट यूज, और मैंने यहाँ पे कोर्स को आपको एज अ फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है। वापस आते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल मस्त चलेगा, एकदम मक्खन। आप यहाँ पे देखो जो आपकी एपीआई है वो बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुल चली है विद स्टेटस 200। अगर आप प्रीव्यू में जाके देखोगे तो पूरे 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आया है। बट अभी यहाँ पे एक इशू है, मेरे को अभी अभी ये ध्यान आया। इशू तो नहीं है, मतलब ठीक है, एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है। db.js में अगर मैं आपको यहाँ पे जाके देखो तो मैंने अपना जो यहाँ पे यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो मैंने यहीं पर डाल दिया कोड के अंदर। हम ऐसा कभी नहीं करते, कभी भी। आप कभी भी है ना अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो अपना यहाँ पे नहीं डालोगे। ठीक है, ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने कोड के अंदर ही यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो। ठीक है, अगर सपोज कल को ये यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड ना होता, ये वॉलेट डिटेल्स होती। अगर आप सपोज वॉलेट लिंक कर रहे हो और वहाँ पे वॉलेट डिटेल्स भी आप कोड में डाल दो, या सपोज कोई आप इंपॉर्टेंट आपका बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वहाँ पे बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन की सब कुछ आप डिटेल्स कोड कोड में डाल रहे हो, तो ये हम नहीं करते, क्योंकि कोड आप देख सकते हो। क्योंकि कोड जो होता है वो वनरेबल होता है, वो विजिबल होता है। इस केस में मेरे को यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ .env फाइल का। .env फाइल के बारे में आपने सुना होगा, उसका यही काम होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज npm install एंड .env को सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm install .env यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि होगी .env के नाम से। आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, फुल स्टॉप वाला डॉट, और आपको यहाँ पे लिखना है env। तो यहाँ पे env के सामने डॉट लगाना जरूरी है। मैंने यहाँ पे .env लिखा, और जो आपका यहाँ पे db_यूजर नेम है वो मैंने लिखा यहाँ पे सपोज यूजर के नाम से। आपको कोई भी स्पेस नहीं डालना, विदाउट स्पेस, विदाउट सेमीकोलन, विदाउट कॉलन, एनीथिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे यूजर लिखा, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है db_पासवर्ड, जो कि आपका यहाँ पे पासवर्ड है। मेरा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से, तो मैंने यहाँ पे ये डाला कोड फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इंडेक्स और जेएस के अंदर, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है .env को। .env को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका जो पैकेज आपने अभी इंस्टॉल किया है, जो कि है .env। बिल्कुल मस्त है। अब आपको यहाँ पे .env को इनिशियलाइज करना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज .env.config। ठीक है, कॉन्फ़िग लिख के आप यहाँ पे इसको .env को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे .env से इसको इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स मैंने अब कोड में से हटा के इस .env फाइल में डाल दिए। .env फाइल को हम कभी भी पुश नहीं करते। ठीक है, .env फाइल को आप कभी भी क्या करते हो, पुश नहीं करोगे। मतलब पुश करने से मेरा मतलब है इसको कभी भी गिटहब पे पुश नहीं किया जाता। गिटहब हो, गिटलैब हो, बिग बकेट हो, कहीं भी इसको हम पुश नहीं करते। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब मेरे को यहाँ से इसको निकालना भी तो क्रेडेंशियल्स को, तो आपको यहाँ पे जाना है इंडेक्स और जेएस के अंदर। ये मैं कहाँ गया? अरे ये तो दूसरी जगह आ गया। यहाँ पे जाना है, इंडेक्स और जेएस के अंदर जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड यूजर नेम इज इक्वल्स टू। अब .env फाइल से आप अगर अब तक जो डेटा है उसको निकालना चाहते हो, तो उसको हम निकालते हैं process.env की हेल्प से। मतलब अरे process.env बोल रहा हूँ, प्रोसेस, हाँ, process.env मैंने यहाँ पे लिखा process.env। ठीक है, और जो आपका वेरिएबल है उसका नाम है db_यूजर नेम। मैंने यहाँ पे ये निकाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा const_password इज इक्वल्स टू process.env db_ एंड पासवर्ड। मस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों निकाले मैंने यहाँ पे, और आप कनेक्शन बना रहे हो कनेक्शन फंक्शन की हेल्प से, तो आपको यहाँ पे पास करना है यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम को भी पास किया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को भी पास किया। बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे db.js में जाना है। अब आप पीछे से यहाँ से यूजर नेम पास कर रहे हो, आप पीछे से पासवर्ड भी पास करो। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को यहाँ पे इम्पोर्ट किया। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूजर और ये डायरेक्टली, अब आप यहाँ पे सीधा डाल सकते हो यूजर नेम। ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड। ठीक है, वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कनकैट करा है, चला के देखते हैं। तो ये आपका ये वाला लॉग आपका यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, एंड डेटाबेस यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल कनेक्ट हुआ है। तो बिल्कुल मस्त चल रहा है सर। तो अपना बैकएंड का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बैकएंड की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर को भी यहाँ से क्लोज करते हैं। अब आते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे आर्टिकल्स के अंदर
यहाँ पे मेरा सारा डेटा आ चुका है रिस्पॉन्स के अंदर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करा के दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे लिखा वो रिस्पॉन्स। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ और कंसोल पे चलते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने इसको, यहाँ पे इन्फो पे आए तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे आया है। एक्सियोस को यूज करने का फायदा ये होता है कि एक्सियोस आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी देता है। इसने मेरे को सारी कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, हेडर्स दिए हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स दिए हैं, स्टेटस दिया है, सब कुछ दिया है। और जो अपना डेटा आता है वो इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। जो मेरे 11 के 11 ऑब्जेक्ट हैं वो इस डेटा की के अंदर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने तो अब यहाँ पे सिर्फ वो 11 ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होंगे जो एक एरे के अंदर। आप यहाँ पे देखो एक एरे के अंदर सिर्फ 11 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। बिल्कुल मस्त है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि यहाँ पे अब मेरे को जो मेरे पास डेटा आया है उसको मेरे को कहीं पे स्टोर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यूज स्टेट का। हम यहाँ पे अपने सेकंड हुक का यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो कि है यूज स्टेट। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड न्यूज और सेट न्यूज, ठीक है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने लिखा यूज स्टेट। अब यहाँ से यूज स्टेट जो है वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो मैं इसमें डेटा स्टोर करवाने वाला हूँ वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पीछे से मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट न्यूज के अंदर, सेट न्यूज की हेल्प से आपको यहाँ पे जो आपका न्यूज के नाम से स्टेट है इसके अंदर आपको डेटा को स्टोर करवाना है। तो डेटा हमारा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाई। स्टेट जो होती है वो एक रीड ओनली होती है, वो एक कांस्टेंट होता है। तो आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इस फंक्शन का यहाँ पे यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन की हेल्प से जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको मैंने यहाँ पे इस न्यूज की के अंदर डलवा दिया। जो मैंने यहाँ पे न्यूज के नाम से स्टेट है उसके अंदर डलवा दिया। अब आपको यहाँ पे काम करना होगा। अब आपको यहाँ पे जो न्यूज है उसको यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन की हेल्प से इस न्यूज को यहाँ पे लूप किया, ठीक है। और सपोज डेटा में यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ एंड एक सेकेंड यहाँ पे अभी के लिए ये ले लेते हैं। और सपोज मैंने यहाँ पे लिया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आ जाएगा डेटा। तो इस वाले कंसोल को यहाँ से हटाते हैं, बिल्कुल मस्त है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे मेरे पास जो 11 ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे चला के देख लेते हैं। 11 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे जो अलग अलग हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जो आपकी आर्टिकल्स हैं, जो आपके सारे आर्टिकल्स हैं वो आप या तो यहाँ पे भी बना सकते हो इस न्यूज मैप के अंदर, या फिर मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया एक ये बना रहा हूँ, नया कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ सपोज आर्टिकल के नाम से। और वहां पे लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे इसको डालूंगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाया आर्टिकल के नाम से। और अब मैं अपना जो मेरा सारा डेटा है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। जो मेरे एक एक आर्टिकल है ना उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा रिटर्न और यहाँ पे एक पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे सपोज लिखा डेटा, ठीक है, डेटा ही लिख दिया मैंने, वाह। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे ब्रो चल जा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आर्टिकल, बिल्कुल मस्त है। तो यहाँ पे आया मैं वापस। यहाँ पे मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे भाई ये सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट है, वैसे तो एक ही कंपोनेंट है बट ठीक है फिर भी। तो आर्टिकल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे ये वाला आर्टिकल बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जितने मेरे आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन है उसको मेरे को यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। लूप करने के बाद मैं यहाँ पे अपने एक एक आर्टिकल बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उस आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालना चाहता, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट बनाया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप आर्टिकल को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 10 बार डेटा प्रिंट होना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं। अरे ब्रो क्या हुआ, आर्टिकल आया है यहाँ पे, आर्टिकल्स को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। app.js के अंदर आर्टिकल्स नहीं डाला हो गया मैंने, यार आर्टिकल्स तो डाला हुआ है। तो आर्टिकल्स डाला हुआ है यहाँ पे न्यूज डॉट मैप और यहाँ पे आर्टिकल आया। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस लगाया हुआ है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाए हुए हैं। आपको यहाँ पे दो चीजें लगी दिखेंगी, एक तो यहाँ पे होगा कर्ली ब्रेस, एक यहाँ पे होगा पैरेंथेसिस, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लगा दिखेगा, या तो आपको पैरेंथेसिस दिखेंगे या फिर आपको दिखेंगे कर्ली ब्रेस। हाँ भाई खीरे टमाटर ले लो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरेंथेसिस एक्ट करता है एज अ रिटर्न स्टेटमेंट की तरह। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हो, आप यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगाते,
मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, मैं सपोज यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, और आपको अगर मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ ना, तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे सारा डेटा दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखो सारा डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को हटा के कर्ली ब्रेस लगाता हूँ, तो यहाँ से सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने से क्या डिफरेंस आता है कि पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो पैरेंथेसिस। तो डिफरेंस क्या है, मतलब पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं, कर्ली ब्रेस क्यों 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 लगाते हैं। कर्ली ब्रेस जब आप लगाते हो तो आप यहाँ पे जो जो आपकी कैलकुलेशन से आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, जो आपके जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे वो डाल सकते हो अगर आप यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस लगाते हो। बट अगर सपोज यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इस टाइम पे एरर देगा, रिटर्न स्टेटमेंट भी एरर देगी और कंसोल डॉट लॉग भी यहाँ पे एरर देगा। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझाया, इसलिए मैंने ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को अपना सारा काम करना है इस आर्टिकल्स के अंदर, तो यहाँ पे चलते हैं। बट मेरे पास यहाँ पे अभी जहाँ पे जो डेटा है उसको मेरे को यहाँ पे एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू और डेटा पास किया। परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अपना सारा काम इस आर्टिकल्स के अंदर करना है। तो अब यहाँ पे मेरे को एक कार्ड का यूज करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने ये जो यूज किया हुआ है ना, मेरे को नहीं पता इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, बट ये चीज हम बना सकते हैं कार्ड की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूआई में कंपोनेंट होता है जो कि होता है कार्ड के नाम से। तो यहाँ पे सपोज आपको सबसे पहले तो खोलना है mui.com, गेट स्टार्टेड मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे आपको यहाँ पे फिर एक कंपोनेंट को आपको सर्च करना है जो कि होता है कार्ड कंपोनेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ ना, तो आप अगर देखोगे तो ये जो यहाँ पे कंपोनेंट है ना, या इसको बोलते हैं कार्ड कंपोनेंट। और आप अगर यहाँ पे देखो देखो ना, तो ये चीज जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये बहुत सिमिलर है इसके, ये जो कार्ड है यहाँ पे, बल्कि बिल्कुल डिट्टो ही है जो ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बस यहाँ पे यही यहाँ पे इन्होंने एक डिव का यूज किया हुआ है शायद, और डिव के साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक बॉर्डर डाला है हल्का सा, और यहाँ पे बॉक्स शेडो है। बॉर्डर भी नहीं है, बस बॉक्स शेडो का यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कार्ड कंपोनेंट के साथ ऑलरेडी आती है। जो कुछ यहाँ पे सीएसएस होगी वो हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो या तीन कंपोनेंट जो मेरे को यहाँ पे यूज करने होंगे, एक तो यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे यूज करना है, और कार्ड कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे यूज करना है। और कार्ड एक्शंस का अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो कार्ड एक्शंस हम तब यूज करते हैं अगर आपके पास यहाँ पे कोई बटन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लर्न मोर के नाम से बटन है, तो इन्होंने शायद कार्ड एक्शन, अरे कहाँ गया, और तो इन्होंने शायद कार्ड एक्शंस का जो यूज किया है वो यहाँ पे, हाँ देखो कार्ड एक्शंस का इन्होंने यहाँ पे यूज किया एक बटन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे कोई बटन तो होगा नहीं, तो कार्ड एक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे चाहिए कार्ड कंटेंट और यहाँ पे चाहिए कार्ड, बस। तो वापस आते हैं, और यहाँ पे सपोज सबसे पहले तो पीछे से मैं डेटा पास करूँ एज अ प्रॉप। मैंने यहाँ पे डेटा को एज अ डे स्ट्रक्चर करके ऑब्जेक्ट डे स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैंने यहाँ पे इसको निकाला, और मैंने यहाँ पे कार्ड को इम्पोर्ट किया। कार्ड के बाद मेरे को यहाँ पे यूज करना है कार्ड कंटेंट को। तो कार्ड कंटेंट को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे इसने अपने आप ऊपर इसको इम्पोर्ट भी मार दिया। तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया, बढ़िया। तो यहाँ पे कार्ड कंटेंट ये इंपोर्ट कर चुका है, कार्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास अब यहाँ पे कार्ड्स आएंगे। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। तो इस तरह का मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए था। तो सर बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना इसके बाद, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको ये करके दिखाऊँ, इनकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मेरे को हमारी वेबसाइट में जो हम बना रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल करना है, बट ये क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसको छोटी स्क्रीन को छोटा करना स्टार्ट करूंगा, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, तो वो देखो वो जो यहाँ पे रेड कलर का वो हेडर था वो वहां से गायब हो गया। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो इमेज ऊपर आ जाएगी और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मेरे को साथ साथ हैंडल करना, मैं चाहता हूँ कि ये चीज मैं यहाँ पे साथ साथ हैंडल करूँ कि इमेज ऊपर आ जाए और जो टेक्स्ट है वो नीचे रहे। तो इस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं ग्रिड कंपोनेंट की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे ग्रिड कंपोनेंट होता है, ग्रिड आपने सुने होंगे, बट ये बूटस्ट्रैप में भी ग्रिड कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे LG SM SX और इन सब का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, मटेरियल यूआई रिस्पॉन्सिव लेआउट को। ठीक है,
मटेरियल यूआई के साथ अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम इसको यूज करते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है जो आपने बूटस्ट्रैप में पढ़ा होगा, एलजी और एक्सेस एसएम, ठीक है, वही सब कुछ है। यहाँ पे क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है कंटेनर कंपोनेंट, कंटेनर रैपर होता है, पेरेंट कंपोनेंट आप इसको मान सकते हो, ठीक है। एक होता है आइटम कंपोनेंट, आइटम एक चाइल्ड होता है। तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम हमें मेरे को यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे सबको ग्रिड लिखा, ग्रिड लिखने के बाद अब मेरे को यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट बनाना है कंटेनर के नाम से, और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। इसमें मेरी इमेज आएगी और इस पे मेरा बाकी का कंटेंट आएगा। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले इमेज लगाते हैं, और ये दोनों जो होंगे ये आइटम होंगे, तो आपको यहाँ पे आइटम लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको मैं चला के दिखाऊं, एक सेकंड, एक चीज मेरे को यहाँ पे और देखनी है। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आप अगर एक चीज देखो तो हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक, ये 12 हिस्सों में डिवाइडेड होती है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड है, 12 हिस्सों में डिवाइड होती है। बूटस्ट्रैप में भी सेम है, आप किसी भी लैंग्वेज को उठा के देखो 12 हिस्सों में ही डिवाइड करता है। तो कितने हिस्सों में आपको क्या दिखाना है, जैसे अगर सपोज आप ये समझ लो, ये हमारी यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी स्क्रीन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 8 हिस्सों में तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आना चाहिए, मतलब x इज इक्वल्स टू 8, तो 12 में से 8 हिस्सों में ये आना चाहिए, और 4 हिस्से में ये आना चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे। ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे लेके दिखाऊं, तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे 6 हिस्सों में ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए, और 6 हिस्सों में ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए, बट मीडियम स्क्रीन पे 8 हिस्सों में ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए और 4 हिस्सों में ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से यूज होता है। मेरे को भी बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल डिट्टो लिखना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि जो लार्ज स्क्रीन है उस पे जो इमेज है वो 5 हिस्सों में आए, स्मॉल स्क्रीन पे भी 5 हिस्सों में आए, बट जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है उसमें मेरे को एक के नीचे एक चाहिए, तो वो पूरे 12 स्क्रीन पे आए, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं इसको यहाँ पे इमेज को पूरी 12 स्क्रीन पे कर दूंगा, आप यहाँ पे देखो, अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो इमेज यहाँ पे मुश्किल से 4 स्क्रीन पे है, ठीक है। बाकी जो 8 यहाँ पे स्क्रीन है उस पे यहाँ पे टेक्स्ट है। बट जैसे मैं यहाँ पे इसको छोटा कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे इस टाइम पे 12 स्क्रीन पे है, ठीक है। 12 स्क्रीन पे इमेज है, तो इसको तो जगह ही नहीं मिली, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा उसके इमेज के। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 5 स्क्रीन तक तो ये जा रहा है, 12 में से 5 के बचा कितना, 7, तो 7 स्क्रीन पे ये आएगा। सेम गोज विद एमडी, तो एमडी पे 7 स्क्रीन पे ये आएगा, ठीक है, डबल इक्वल्स टू नहीं सिंगल इक्वल्स टू, और एसएम पे भी 7 स्क्रीन पे ये आएगा, और एक्सेस पे 12 स्क्रीन पे ये आएगा, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, सपोज इमेज डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इमेज लिखा मैंने IMGSRC, और यहाँ पे जो डेटा है उसके अंदर एक URL आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चला के देखो तो यहाँ पे इमेजेस आने चाहिए मेरे पास। आप यहाँ पे देखो सारी इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आया है, क्योंकि कुछ और दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे है नहीं। तो तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है अपने पास जो कि होती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मैंने आपको बताया हुआ है, टाइपोग्राफी का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो अब जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट दिखाऊंगा इस वाले सेकंड उसके अंदर, वो मैं दिखाऊंगा टाइपोग्राफी की हेल्प से। तो टाइपोग्राफी परफेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा डॉट टाइटल। अरे ब्रो ये क्या लिख दिया मैंने, डेटा डॉट टाइटल। तो आप अगर देखोगे इस टाइम पे, तो यहाँ पे जो टाइटल है वो अब यहाँ पे साइड बाय साइड आएगा, ठीक है। अभी के लिए तो यार ये इमेज यहाँ पे काफी बड़ी है, तो इमेज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे देखो तो टाइटल यहाँ पे आया है, और टाइटल साइड बाय साइड आया है। इमेज अभी काफी बड़ी है, ठीक है। इमेज के मेरे को CSS को हैंडल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यार इसकी CSS को ही हैंडल कर देते हैं, वरना पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे सपोज स्टाइल लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल, ठीक है। स्टाइल को मेरे को यहाँ पे यूज करना है IMG के साथ, जैसे हम पीछे ये चीज करके मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लिया, और इस तरह से मैंने यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को लिया, बिल्कुल ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हाइट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जितनी हाइट उन लोगों ने दी हुई है, और ओरिजिनल इन शॉर्ट में जो हाइट है वो यहाँ पे इसकी है 268 पिक्सल्स। 268 मैंने यहाँ पे इसको दिया, और मैं IMG को रिप्लेस कर रहा हूँ इमेज से। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो इस टाइम पे बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट में कभी सेमीकोलन नहीं लगता, वहाँ पे कॉमा लगता है। तो ठीक है,
इसकी विथ को मेरे को हैंडल करना है। विथ में डालना चाहता हूँ सपोज 88%। तो विथ अगर आप 88% करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। बट अभी अभी अगर आप देखोगे तो इमेज काफी स्ट्रेच हो गई है। मतलब इसकी मैंने हाइट फिक्स कर दी और विथ यहाँ पे फिक्स कर दी, तो उसके हिसाब से इमेज काफी स्ट्रेच हो गई है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट फिट हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। इसको अगर आप डाल दो कवर, तो यहाँ पे ये अपने आप यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको यहाँ पे मेंटेन कर लेता है। तो अब अभी अगर आप देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इमेज को मेरे को थोड़ा सा घुमाना है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस सपोज कितना लें, 5 पिक्सल बहुत होगा, तो देख लेते हैं। हाँ काफी ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। कैसा लगा? तो कैसा लगा मेरा मजाक? देखो फुल स्क्रीन दिखाता हूँ, मस्त चल रहा है। ठीक है। तो काफी क्लोज आ गए इनके। हाँ परफेक्ट है। ठीक है सर, इसको मेरे को पता है, इसको मेरे को थोड़ा सा नीचे करना है, वो मैं अभी देख लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसी को ही थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फो हेडर के अंदर शायद मेरे को कुछ डालना पड़ेगा। आ, यहाँ पे मार्जिन बॉटम डालते हैं, मार्जिन बॉटम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज लिखा मैंने मार्जिन बॉटम, एंड मार्जिन बॉटम के अंदर सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कितना डालें। अरे ब्रो क्या कर रहा हूँ मैं, 30 पिक्सल्स। तो ये थोड़े से यहाँ पे नीचे होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। हाँ 30 पिक्सल से नीचे हुआ है, एंड बिल्कुल ठीक है, काफी सेम आ गए हम। हाँ 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 करेक्ट है। ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मार्जिन बॉटम मैंने यहाँ पे डाला, एंड ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे इसकी सीएसएस को चेंज करना है, लेकिन इससे पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे जो कार्ड कंपोनेंट है उसकी सीएसएस को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में को स्पेस चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस चाहिए। बॉर्डर रेडियस नहीं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे सपोज कंपोनेंट लिया मैंने इसको, और यहाँ पे स्टाइल लिया। स्टाइल्ड के बाद मेरे को यहाँ पे जो कार्ड कंपोनेंट है उसकी यहाँ पे मेरे को सीएसएस को यहाँ पे चेंज करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चाहिए मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम मेरे को यहाँ पे चाहिए कितना लें, सपोज 20 पिक्सल ले लेते हैं। 20 पिक्सल शायद इनफ इनफ होना चाहिए, देख लेते हैं। इसको सेव किया मैंने। तो इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस आए, बट अभी के लिए वो स्पेस आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो कार्ड है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा विद कॉम्पोनेंट। ठीक है, चला के अगर मैं दिखाऊँ तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए कुछ इस तरह। ठीक है, ये देखो जितना स्पेस यहाँ पे इनका है, इनका भी 20 पिक्सल है, उतना ही मैंने यहाँ पे स्पेस डाला है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को, अब आप अगर यहाँ पे देखो तो इनका इनका यहाँ पे कुछ बॉर्डर वो है, बॉर्डर क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स शेडो है। ठीक है, ये बॉक्स शेडो मेरे को भी यहाँ पे डालनी है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे बिल्कुल भी बॉक्स शेडो नहीं आई हुई। तो बॉक्स शेडो मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। टॉप से अलग होगी, राइट से अलग होगी, लेफ्ट से अलग होगी। तो उसको डाल लेते हैं 0 और 2 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स और 0। कलर कौन सा चाहिए? कलर हम डाल सकते हैं RGB में, आप डाल सकते हो RGBA में आप डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप जो भी आपका मन है वो डाल सकते हो। 000 में यहाँ पे डाल रहा हूँ। 000 ब्लैक कलर होता है, विदाउट कॉमा आपको यहाँ पे डालना होता है 000। उसका आप शेड दे सकते हो, कितना शेड आप रखना चाहते हो। सपोज 16% में यहाँ पे शेड डाल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक और चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, एंड सपोज 10 पिक्सल एंड 0। ठीक है, कितना चाहते हो? 000। और यहाँ पे सपोज इसका मैं शेड चाहता हूँ 12%। तो यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आनी चाहिए मेरे पास। अरे इसको क्या हुआ, बॉक्स शेडो क्यों नहीं आई? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। RGB कौन लिखेगा? बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखो जितनी बॉक्स शेडो इनकी है ना, उतनी बॉक्स शेडो हमारी आ चुकी है। अब मेरे को इसके अंदर यहाँ पे जो कंटेंट है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। सबसे पहले तो पैडिंग वेडिंग को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे CSS चाहिए, जो कि होगी कार्ड कंटेंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर लिखा, एंड कंटेनर के बाद मैंने यहाँ पे सपोज लिखा स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा कार्ड कंटेंट के ऊपर यहाँ पे मेरे को CSS डालनी है। ठीक है, सबसे पहली जो मेरे को यहाँ पे CSS चाहिए वो होगी यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग मेरे को कम करनी है। पैडिंग मैं चाहता हूँ 8 पिक्सल्स। ठीक है, अभी पैडिंग बहुत ज़्यादा है, तो पैडिंग मैंने यहाँ पे कम की। तो कार्ड कंटेंट को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया विद कंटेनर, सेव किया। तो यहाँ पे ये जो पैडिंग है ना, ये यहाँ पे कम होगी कुछ इस तरह। तो आप अब देखो तो इन्होंने जितनी पैडिंग दी हुई है उतनी पैडिंग पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। बट नीचे से जो पैडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वहाँ पे वो इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं,
एक इम्पोर्टेंट करके वहाँ पे उन्होंने CSS लगाई हुई है, तो इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा विद इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो वो नहीं कर पाएगा उसको चेंज। तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे काम कम करना है। अब जितना इनका है उतना ही हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो ठीक है। अब जो टाइपोग्राफी है उसमें मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी CSS डालनी है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, अरे ब्रो यार इसमें CSS का काम काफ़ी ज़्यादा है। तो सपोज टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल्ड में यहाँ पे आ जाएगा टाइपोग्राफी, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ सपोज फॉन्ट वेट, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना है। फॉन्ट वेट में चाहता हूँ इसका 300, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे वो हो जाए। फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पे 300 डाला। आपको यहाँ पे काम करना है, इसको सबसे पहले तो टेक्स्ट को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट को डाल देना है। चला के अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे चेंज होना चाहिए। फॉन्ट वेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। मेरे को यहाँ पे काम करना है फॉन्ट साइज को, मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फॉन्ट साइज इसका 22 पिक्सल्स होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 22 पिक्सल दिया, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए कुछ इस तरह। फॉन्ट कलर को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट कलर नहीं लिखते, फॉन्ट कलर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कलर लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और डी, इस कलर का वो यहाँ पे यूज करें। ब्लैक की एक शेड है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी पता ही नहीं लगेगा। बट एक चीज और है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाऊँ ना, तो ये जो यहाँ पे फॉन्ट यूज कर रहे हैं ना, ये रोबोटो फॉन्ट है। तो ये फॉन्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो font.google.com, fonts.google.com है या font.google.com है। क्या थी वेबसाइट का नाम, है तो वेबसाइट का नाम ही भूल गया भाई। fonts.google है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉन्ट आपको मिलेगा रोबोटो, ये वाला, इस वाले फॉन्ट का वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस वाले ही फॉन्ट का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा लें, ये वाला उठा लेते हैं। ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आपको यहाँ पे @import वाला जो है ये वाला उठाना है, और आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको जाना है index.css के अंदर, और index.css के अंदर बॉडी के ऊपर आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपको इसको यूज करना है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो इसको एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जो CSS है वो यहाँ पे इस टाइम पे चेंज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये उठा रहा है, ये क्या हो गया, अरे बढ़िया। बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट उठा रहा है, जो ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। कुछ CSS मेरे को यहाँ पे और चेंज करनी है, जैसे लाइन हाइट मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। तो लाइन हाइट क्या होता है कि इन दोनों लाइनों के बीच में काफी स्पेस है, बट उन्होंने वो जो लाइन हाइट वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है 27 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 27 पिक्सल्स, परफेक्ट। तो ये यहाँ पे जो स्पेस है ना इन दोनों के बीच में, वो यहाँ पे कम होना चाहिए कुछ इस तरह। तो ठीक है, तो बाकी का अपना जो सब कुछ है अपना वो कर लेते हैं। तो टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। टेक्स्ट के बाद अब मेरे को यहाँ पे ऑथर चाहिए, तो मैंने सपोज यहाँ पे टाइपोग्राफी लिया। अब टाइपोग्राफी ऑथर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इस टाइम पे बोल्ड है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया बी टैग, और बी टैग के साथ मैंने यहाँ पे लिखा सपोज शॉर्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बाय, किसके कौन है बंदा, बंदा आपका ये है। तो ये आपका आ जाएगा डेटा डॉट ऑथर के अंदर, परफेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, तो एक फॉरवर्ड स्लैश इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक टाइम स्टैम्प आ रहा है, ये जो यहाँ पे डेट दिखानी है पीछे से मेरे पास एक टाइम स्टैम्प आ रहा है। टाइम स्टैम्प को आपको चेंज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे डेट क्लास का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प को डालना पड़ेगा। तो टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे डाला, और आपको इसको फिर चेंज करना है टू डेट स्ट्रिंग में, ठीक है। एक फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जो कि है टू डेट स्ट्रिंग। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, और बिल्कुल मस्त है। इसकी CSS को मेरे को हैंडल करना है, वो मैं कर लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने लिखा टाइपोग्राफी, और यहाँ पे डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे को एक और टाइपोग्राफी चाहिए, और इस टाइपोग्राफी में मेरे को यहाँ पे ये चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। फिर यहाँ पे मेरे को ये चाहिए रीड मोर एट, मैंने यहाँ पे लिखा रीड मोर, एंड यहाँ पे फिर मेरे पास है यहाँ पे एट। अब यहाँ पे एक लिंक है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज AHREF, अरे एंकर टैग का मैं यहाँ पे यूज करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा AHREF इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट लिंक, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आ जाएगा टारगेट, मैं इसको एक नई टैब में खोलना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट डॉट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। और ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे उस पब्लिशर का मेरे को नाम डालना है, तो अरे आर्टिकल क्यों लिख रहा हूँ बार बार, डेटा डॉट, और मेरे को यहाँ पे डालना है पब्लिशर, और बिल्कुल
परफेक्ट है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आएगा रीड मोर एट द क्विंट और द प्रिंट। ठीक है, नीचे आते हैं टाइम्स नाउ, रीड मोर एट टाइम्स नाउ, तो यहाँ पे टाइम्स नाउ का ये खुल जाएगा कि नए टाइम में। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसकी जो सीएसएस है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो सीएसएस हैंडल करनी है वो इस ग्रिड की यहाँ पे सीएसएस जो है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो इसको यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज राइट कंटेनर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ग्रिड, और मेरे को यहाँ पे ये लिखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज मार्जिन। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखो तो इन इन दोनों के बीच में इनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पे काफी स्पेस है, तो मार्जिन के साथ मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज यहाँ पे मार्जिन लिखा, और मार्जिन सपोज मेरे को कितना चाहिए, टॉप से मेरे को 5 पिक्सल चाहिए, राइट से 0, बॉटम से 0, और लेफ्ट से मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 25 पिक्सल्स, -25 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से राइट कंटेनर को मैंने उठाया और यहाँ से ग्रिड से इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। चला के देखते हैं तो बिल्कुल ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, ये आपका स्पेस रिड्यूस होना चाहिए कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली सीएसएस है इसको अब मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल्स टू ब्रो, कैसे चेंज करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे वो स्टाइल लिखा, स्टाइल के बाद टाइपोग्राफी, इसको बी टैग का मैंने वहाँ पे यूज किया हुआ है, बट बी टैग को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ टाइपोग्राफी से। तो टाइपोग्राफी से के साथ इसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कलर दिया, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसका फोन कलर, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसके फोन कलर को यहाँ पे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया 80829290। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसके फोन साइज को भी चेंज करना है, तो फोन साइज में ले रहा हूँ सपोज इसका यहाँ पे 12 पिक्सल्स। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसकी लाइन हाइट को भी चेंज करना है, तो लाइन हाइट तो मैं सपोज यहाँ पे अरे ब्रो चल जा, लाइन हाइट बढ़िया, लाइन हाइट में देखो सपोज दे रहा हूँ इसकी 22 पिक्सल्स। ठीक है, ऑथर को मैंने यहाँ से उठाया, और जो मैं यहाँ पे, और जो मेरा 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 जो यहाँ पे टाइपोग्राफी है उसको मैंने यहाँ पे ऑथर से रिप्लेस मार दिया। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पे ऑथर अपना आ चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे चेंज करना है। तो एक और मेरे को यहाँ पे सीएसएस डालनी पड़ेगी, जो कि होगी कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन के नाम से, इक्वल्स टू स्टाइल्ड मैंने यहाँ पे लिया, और ये भी मेरे यहाँ पे टाइपोग्राफी है। ठीक है, और इसको ऐसे ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो लाइन हाइट को यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइन हाइट में दे रहा हूँ सपोज 22 पिक्सल्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है इस टाइम पे, तो उसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। एक सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये काफी इस टाइम पे, हाँ कुछ इस तरह मेरे को चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेस थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसके बाद इसके जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। वो जो कलर वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम कलर है जो हमने टाइटल में यूज किया था, जो कि है 1 2 3 4 और डी। बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल वहां से, ये इन दोनों के बीच में कोई थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद मेरे को यहाँ पे फॉन्ट वेट चाहिए इसका, जो कि होगा 300। वैसे फॉन्ट वेट आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने जो रोबोटो डाला है ना, वो उसका जो फॉन्ट वेट था वो 300 ही था। तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो सही है। अब मेरे को यहाँ पे पब्लिशर को यहाँ पे चेंज करना है। तो पब्लिशर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड पब्लिशर इज इक्वल्स टू, अरे इसको कैपिटल पी ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आप, ये आपका स्टाइल्ड के अंदर आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी को यहाँ पे आपको चेंज करना है। एंड यहाँ पे मैंने सपोज सिंगल कोट्स लगाए। बिल्कुल, अरे ब्रो ऊपर आ जा बढ़िया। फोन साइज में यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ, इसका फोन साइज मैंने लिया सपोज इसका यहाँ पे कितना लेते हैं, सपोज 12 पिक्सल। ब्रो चल जा, 12 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया। पब्लिशर को मैंने यहाँ से सपोज कॉपी किया, नीचे आया मैं, और यहाँ पे मैंने टाइपोग्राफी से इसको पब्लिशर को यहाँ पे रिप्लेस मार दिया। तो इसका जो फोन साइज है वो यहाँ पे अब 12 पिक्सल होना चाहिए, जो कि काफी छोटा है। बिल्कुल ठीक है, कुछ इस तरह। इसको मेरे को बिल्कुल बॉटम में लाइन करना है, यहाँ पे नीचे आके लाइन होना चाहिए। तो बॉटम में अगर आपको लाइन करना है तो आप मार्जिन टॉप अगर ऑटो कर दोगे तो वो उसको बॉटम में डाल देगा। तो मार्जिन टॉप में सपोज डाल रहा हूँ यहाँ पे ऑटो, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इसको बॉटम पे शिफ्ट कर देगा। अरे ब्रो किया नहीं इसने, क्यों, क्या हुआ ठीक है बेटे, एक सेकंड, इसका पेरेंट क्या है, ये इसका पेरेंट है। एक एक मिनट दे दो बस मेरे को। अगर मैं यहाँ पे सपोज डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये तो बिगड़ गया सब, और यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, हटा के देखते हैं। हाँ, तो ये चीज मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट कंटेनर के अंदर मेरे को यहाँ पे 2 सीएसएस डालनी है।
राइट कंटेनर के अंदर मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये दो सीएसएस यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि क्या होता है कि मार्जिन टॉप अगर आप यहाँ पे ऑटो कर रहे हो तो ऑटो जो चलता है उसके लिए पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स के बिना वो नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम चाहिए मेरे को, ये बिल्कुल ही नीचे आके यहाँ पे चला गया, तो थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ले लेते हैं। कितना लें? 10 पिक्सल सपोज। तो 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर ये लिया, बिल्कुल ठीक है। इसका जो यहाँ पे ये है ना, जो इसका कलर है वो जो यहाँ पे ये है, इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो पेरेंट से ही मैं यहाँ पे जो उसकी सीएसएस है, चाइल्ड की जो सीएसएस है उसको यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा और ये लिखा और ये लिखा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे करना है टेक्स्ट डेकोरेशन को नन। अभी एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम जैसे लिखते हैं हमें यहाँ पे बिल्कुल वैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे इसको किया यहाँ पे नन। तो आप अगर देखोगे यहाँ से तो यहाँ से आपको अंडरलाइन हटती दिखेगी। अरे क्या हुआ? पब्लिशर, पब्लिशर के अंदर यहाँ पे ए टैग पे इसको रिप्लेस करना चाहिए था इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको डिबग करना पड़ेगा मेरे को कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं सीधा स्टाइल टैग का यूज़ करके जो मेरे को सीएसएस डालनी है वो मैं यहाँ पे सीधा डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने स्टाइल टैग का यहाँ पे यूज़ किया, मेरे को एक सीएसएस डालनी है यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को मेरे को यहाँ पे करना है नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या करता है कि यहाँ से जो अंडरलाइन है उसको हटा देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको ब्लैक कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे डाला सपोज, और ये डाला मैंने ट्रिपल जीरो। हैश ट्रिपल जीरो जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, तो यहाँ पे या इसको ब्लैक, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे हो चुका है। मेरे को एक स्पेस डालना है उसमें, द क्विंट और उसके बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे एक स्पेस ले लेते हैं। आया है क्या स्पेस? ब्रो चल ही नहीं रहा है तो एनबीएसपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एनबीएसपी मैंने लिखा, एनबीएसपी तो उठा ले, हाँ परफेक्ट। तो एनबीएसपी से ये चला है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए था। आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि यहाँ पे बी टैग डाल सकते हो। बी टैग से क्या होगा कि ये बोल्ड हो जाएगा। तो पब्लिशर यहाँ पे मैंने सपोज बोल्ड किया, तो यहाँ पे इस टाइम पे बोल्ड दिखना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ कुछ इस तरह। तो ये आपका बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। आप अगर देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आए हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर ये स्मॉल स्क्रीन पे जाता है तो ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए रेड वाला, जैसे यहाँ पे इनका है। इनका भी अगर यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे जाता है तो आप यहाँ पे देखो, इनका जो इन्फो हेडर वाला पार्ट है ना रेड वाला, ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो मेरे को बिल्कुल सेम करना है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे वापस आ सकते हो। यहाँ पे इन्फो हेडर में कंटेनर है, कंटेनर हमारे पास यहाँ पे सबसे पेरेंट है। इसको कर सकते हैं हम डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन हम इसको कर सकते हैं अगर वो स्मॉल स्क्रीन पे जाता है तो। अब स्मॉल स्क्रीन कैसे हैंडल होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो स्मॉल स्क्रीन को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स नहीं लगाने, स्ट्रिंग को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज ये लगाया, और यहाँ पे आपको यूज करना होता है थीम का। ठीक है, थीम का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे आपकी थीम क्लोज हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डालना है एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर इसके साथ आपको यहाँ पे ये डालना होता है। तो एंड यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, एंड फिर नीचे आके आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट की तरह मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूँ। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको जितना भी आपका यहाँ पे आपका सारी सीएसएस है उसको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की तरीके से डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ, मैंने आपको यहाँ पे कैमल केस डालना पड़ेगा। कैमल केस और जो स्ट्रिंग्स है, मतलब जो यहाँ पे आपके ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, इनको आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे एक सिंगल कोट के अंदर। और यहाँ पे कैमल केस होगा, हाइफन बेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। पी पी एक्स आप हटा सकते हो, पी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैंने सपोज 30 लिखा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है इसको, तो आप यहाँ पे एक चीज होती है हमारे पास जो कि होता है थीम के अंदर ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसको हैंडल करना है जैसे ये मीडियम स्क्रीन से नीचे जाए। तो हमारे पास यहाँ पे डाउन एक फंक्शन होता है जो कि आप अगर यहाँ पे एमडी पास कर दोगे तो मीडियम स्क्रीन से जैसे यहाँ पे नीचे जाएगा, तो इसके अंदर अब आप यहाँ पे जो भी सीएसएस लिखोगे वो अप्लाई मार देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्ट डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या करेगा, मीडियम स्क्रीन से नीचे जाते ही इसको यहाँ से हटा देगा। आप यहाँ पे देखो, जो रेड वाली स्क्रीन है वो यहाँ से हट चुकी है, बट तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जैसे ही यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये अपना मीडियम स्क्रीन पे जाते ही, मीडियम स्क्रीन से नीचे जाते ही यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है।
बट अब यहाँ पे कुछ और चीजें मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेंगी, जैसे जैसे ये यहाँ पे नीचे आए ना, तो ये यहाँ से कट गया और वो सब मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी CSS अब यहाँ पे हैंडल करनी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो देखो ना इनका, अगर आप देखो, आप ये वाला स्पेस देखना कि यहाँ से कितना स्पेस है। जैसे मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगा ना, तो आप इनका देखो यहाँ पे ये स्पेस इनका यहाँ पे खत्म होता जा रहा है, एंड जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो फिर इनका यहाँ पे स्पेस आया है काफी सारा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इनका स्पेस काफी कम है यहाँ पे। अब अगर मैं जाता हूँ इसको कम करता हूँ तो इनका स्पेस यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस चीज को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर आना है, क्योंकि विथ हम यहाँ से मेंशन कर रहे हैं। तो मेरे को स्क्रीन चेंज होते ही मेरे को यहाँ पे जो विथ है उसको यहाँ पे चेंज करना है। तो मेरे को बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे ये लिखा एंड यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे आपका थीम आ गया, एंड यहाँ पे मैंने ये लिखा एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे मैंने, अरे ये लिखा, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 60%। यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा एंड ये आपको यहाँ पे ऐसे डालना है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स का। तो मैंने यहाँ पे थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स का यहाँ पे यूज किया और डॉट डाउन। जैसे ये जाएगा यहाँ पे किसके मीडियम स्क्रीन से, जैसे यहाँ पे छोटा होगा, तो मेरे को जो विथ है उसको यहाँ पे मेरे को 59 से बढ़ा के 60% से बढ़ा के मेरे को यहाँ पे कर देना है इसको 75%। ठीक है। एंड जैसे ही ये तो ये तो बिल्कुल ठीक है। एंड जैसे ही यहाँ पे थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डॉट डाउन जाएगा ये स्मॉल स्क्रीन से, जैसे ये स्मॉल स्क्रीन से यहाँ पे डाउन जाएगा तो विथ को बढ़ा के मेरे को यहाँ पे कर देना है 85%। चला के अगर अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो अपना वाला भी बिल्कुल मस्त चलेगा। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तो थोड़ा ठीक दिखेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो काफी सही दिख रहा है, मतलब स्पेस इसने अब काफी सारा स्पेस ले लिया है। तो अगर मैं स्मॉल स्क्रीन से आगे जाता हूँ, ठीक है, ये तो मेरी यहाँ पे पूरी स्मॉल स्क्रीन है, बट अगर मैं स्मॉल स्क्रीन से यहाँ पे आगे जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे अब स्पेस आया, ठीक है। ये मीडियम स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन से अगर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे और ज्यादा स्पेस आया, ठीक है। तो बिल्कुल सही चल रहा है। बट अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ और ये यहाँ से इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये इससे बिल्कुल यहाँ पे सट गया। जब अगर मैं मीडियम स्क्रीन से छोटा करता हूँ इसको, तो लास्ट स्क्रीन से भी अगर ये छोटा हो रहा है तो यहाँ पे स्पेस नहीं है बीच में। तो मेरे को इस चीज को हैंडल करना है। अब अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो जब ये नीचे जाता है ना, तो ये नीचे से बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट में आके यहाँ से कट जाता है पूरा। तो इस चीज को भी मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल में जाना पड़ेगा और आर्टिकल में आपको यहाँ पे इस चीज को हैंडल करना है राइट कंटेनर के अंदर। तो राइट कंटेनर के अंदर आपको बिल्कुल डिक्टो करना है। मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने यहाँ पे थीम लिखा, एंड थीम के बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज करना है, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पे आपका मार्जिन को आपको अब एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको इसको ट्रीट करवाना है। मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है ब्रो बढ़िया। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कैमल केस फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉलम। परफेक्ट है, ठीक है। कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स का यहाँ पे यूज करना है। थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स ब्रो, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डॉट, अब बिटवीन का मेरे को यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, जो पैडिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये स्मॉल स्क्रीन से लेके लास्ट स्क्रीन तक है, ठीक है। तो बिटवीन में हम दो आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं। पहला होगा सपोज यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन, दूसरा होगा सपोज यहाँ पे लास्ट स्क्रीन। हमारे पास यहाँ पे डाउन फंक्शन होता है, बिटवीन फंक्शन होता है, अप फंक्शन भी होता है। तो डाउन का हम यहाँ पे यूज देख चुके हैं, बिटवीन का हम यहाँ पे यूज देख रहे हैं, एंड अप का भी हम यहाँ पे यूज देखेंगे, बट अप में यहाँ पे यूज नहीं करने वाला तो यहाँ पे मैंने सपोज देखा इसको 5 पिक्सल्स, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक केस पे इसको और हैंडल करना है। अगर यहाँ पे आता है थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स स्मॉल स्क्रीन से, अगर ये नीचे जाता है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इसको हैंडल करना है। तो ब्रेक पॉइंट्स डॉट डाउन, अगर ये स्मॉल स्क्रीन से यहाँ पे नीचे जाता है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे मार्जिन लगाते हैं। पैडिंग तो ठीक है, ठीक है। तो मार्जिन सपोज मैंने यहाँ पे लगाया 5 पिक्सल्स एंड 0। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस टाइम पे यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है। एंड परफेक्ट, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप यहाँ पे देखो
बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो एप्लीकेशन हमारी इस टाइम पे फुली रिस्पॉन्सिव है। तो ये था हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस क्लोन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आई, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे को कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आप बाकी मन प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर प्रोजेक्ट। बाय।